ट्रंप का एक फैसला, दुनिया भर में मचा हड़कंप, परमाणु जंग की घंटी बजी। 33 साल का सन्नाटा टूटा। अमेरिका ने खोला परमाणु जिंदोरा, दुनिया तीसरे महाटकराव के मुहाने पर। नेवादा का रेगिस्तान फिर होगा आग का गवाह। 33 साल पुरानी कब्र से जागा परमाणु जिन्न। रूस और चीन ने बिछाई जवाबी बिसात। अमेरिकी सनक का जवाब महाविनाश से देने का ऐलान। पोखरण 2 के बाद भारत ने तोड़ी चुप्पी। 25 साल पुराना खजाना खोलने की तैयारी शुरू। 30 अक्टूबर 2025 ये तारीख इतिहास में उस दिन के तौर पर दर्ज हो गई जिसने दुनिया को एक झटके में 30 साल पीछे शीत युद्ध के सबसे अंधेरे दौर में फेंक दिया। व्हाइट हाउस से एक ऐलान होता है और दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की सांसें अटक जाती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस स्वैच्छिक शांति संधि को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है जिस पर 1992 से दुनिया का भरोसा टिका था। जी हाँ, अमेरिका ने 33 साल के लंबे सन्नाटे को तोड़ते हुए तुरंत परमाणु हथियार परीक्षण दोबारा शुरू करने का आदेश दे दिया है। ये कोई मजाक नहीं है, ये वो चिंगारी है जो पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर बैठा सकती है। ट्रंप का तर्क सीधा है, रूस और चीन छिप छिप कर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं तो हम हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठें। जैसे ही ये खबर बाहर आई, मॉस्को से बीजिंग तक खलबली मच गई। लेकिन इस पूरे भूचाल के केंद्र में दुनिया की नजरें एक और देश पर गड़ गई हैं, भारत। अमेरिका के इस कदम ने 25 साल से सोए उस शेर को जगा दिया है जिसका नाम है पोखरण। अब सवाल ये है कि क्या भारत पोखरण 3 को अंजाम देगा? क्या भारत अपना 25 साल पुराना वो खजाना खोलेगा जिसमें दुनिया का सबसे विनाशक थर्मोन्यूक्लियर बम बंद है? क्या भारत के पास अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए इन परीक्षणों के अलावा कोई रास्ता बचा है? ट्रंप के इस एक कदम से भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत ने परीक्षण किया तो क्या वो नए प्रतिबंधों का सामना करने के लिए तैयार है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या भारत करेगा पोखरण 3? थर्मोन्यूक्लियर बम की एक दहाड़ से कांपेगा बीजिंग इस्लामाबाद? भारत की नो फर्स्ट यूज नीति पर मंडराया संकट। दुनिया की महाशक्तियां भारत की ओर क्यों देख रही? तो आखिर ये 33 साल का सन्नाटा था क्या जो एक झटके में टूट गया? और इस खेल में कौन हीरो है और कौन विलेन, ये समझना जरूरी है। इस कहानी की जड़ें 2 संधियों में छिपी हैं, एनपीटी और सीटीबीटी। पहले बात करते हैं एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि की, जो 1968 में आई। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शातिर कूटनीतिक धोखा था। इस संधि ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहले न्यूक्लियर हैव्स यानी वो 5 देश, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जिन्होंने 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिए थे, और दूसरे हैव नॉट्स यानी बाकी दुनिया। संधि ने कहा कि ये 5 देश हथियार रख सकते हैं लेकिन बाकी कोई देश हथियार नहीं बनाएगा। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण और परमाणु रंगभेद कहते हुए इस पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। भारत का तर्क था कि ये संधि डिसआर्मामेंट, निरस्त्रीकरण की बात नहीं करती, बल्कि सिर्फ 5 देशों की दादागिरी को कानूनी जामा पहनाती है। इसके बाद आया 1996 में सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये एनपीटी से भी बड़ा खेल था। इन 5 दादा देशों ने 1945 से 1996 तक हजारों परीक्षण करके अपने सारे हथियार बना लिए, और जब इनका काम पूरा हो गया तो ये सीटीबीटी ले आए जिसने भविष्य में किसी भी तरह के परमाणु परीक्षण जमीन, हवा, पानी या अंतरिक्ष में पर पूरी तरह रोक लगा दी। ये ठीक वैसा ही था जैसे कुछ लोग पेट भर खाना खाकर डाइनिंग टेबल पलट दें ताकि कोई और न खा सके। भारत ने एक बार फिर दुनिया के इस पाखंड के सामने झुकने से इनकार कर दिया। भारत के साथ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने भी इस पर साइन नहीं किए। मजे की बात यह है कि खुद अमेरिका ने इस पर 1996 में दस्तखत तो कर दिए, लेकिन आज तक उसकी अपनी संसद सीनेट ने इसे पास नहीं किया। मतलब अमेरिका ने दुनिया को दिखाने के लिए साइन किया लेकिन खुद को कानूनी तौर पर कभी बांधा नहीं। यही वो स्वैच्छिक रोक थी जो 1992 से चल रही थी और जिसे अब ट्रंप ने कूड़ेदान में फेंक दिया है। तो सवाल यह है कि इस दिखावे की शांति को ट्रंप ने 33 साल बाद तोड़ने का फैसला क्यों किया? पर्दे के पीछे की कहानी समझिए। यह फैसला रातों रात नहीं लिया गया। इसकी पटकथा प्रोजेक्ट 2025 के ब्लूप्रिंट में पहले ही लिख दी गई थी, जिसका एक ही मंत्र है, ताकत के जरिए शांति। ट्रंप और उनके सलाहकारों का मानना है कि अमेरिका दशकों तक सज्जन बना रहा, जबकि उसके 2 सबसे बड़े दुश्मन
रूस और चीन अपनी परमाणु ताकत को तेजी से और बहुत ही शातिर तरीके से बढ़ा रहे थे। वॉशिंगटन इस बात से आग बबूला है कि रूस और चीन सब क्रिटिकल परीक्षणों की आड़ में वो खेल खेल रहे हैं जो सीधे सीधे परमाणु हथियारों की होड़ को हवा दे रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की ताजा रिपोर्टों ने ट्रंप की मेज पर जो फाइलें रखी, उन्होंने इस आग में घी का काम किया। इन फाइलों में जिक्र था रूस के पोसाइडन न्यूक्लियर पावर्ड टॉर्पीडो का। ये कोई आम टॉर्पीडो नहीं, ये एक ऐसा समुद्री दैत्य है जो परमाणु ऊर्जा से चलता है और समुद्र के नीचे से रेडियो एक्टिव सुनामी लाकर पूरे के पूरे तटीय शहर को डुबो सकता है। जिक्र था चीन के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HEV का, जैसे DF-17 और DF-ZF, जो आवाज सकी रफ्तार से 20 गुना तेजी से उड़कर दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को छकमा दे सकते हैं और परमाणु हमला कर सकते हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में साफ कहा, जब रूस और चीन एडवांस्ड न्यूक्लियर क्षमताएं टेस्ट कर रहे हैं तब हम चुप नहीं बैठ सकते, अब और नहीं। 30 अक्टूबर का ये आदेश सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक खुली चुनौती है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और रक्षा विभाग को सिर्फ 90 दिनों के भीतर नेवादा टेस्ट साइट को तैयार करने का आदेश दिया गया है। वही नेवादा का रेगिस्तान जो 1992 से वीरान पड़ा था, अब वहां फिर से जमीन के नीचे नया सूरज उगाने की तैयारी हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूरी क्षमता वाला एक फुल यील्ड धमाका करने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं, क्योंकि दशकों से बंद पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और जंग खाए दानव को दोबारा जिंदा करने में वक्त लगेगा। लेकिन ट्रंप ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। उन्होंने कांग्रेस में होने वाली लंबी बहस को बायपास करते हुए एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के जरिए 2 से 3 बिलियन डॉलर का भारी भरकम फंड भी इस काम के लिए तुरंत जारी कर दिया है। ये दिखाता है कि अमेरिका इस बार आर पार के मूड में है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर CTBT लागू है तो रूस और चीन ये चोरी कैसे कर रहे हैं? यहीं पर छिपा है इस खेल का सबसे बड़ा लूप होल, जिसे कहते हैं सब क्रिटिकल टेस्ट। ये एक ऐसा साइलेंट या डिजिटल धमाका है जो परमाणु बम की सारी जानकारी दे देता है, लेकिन तकनीकी रूप से धमाका नहीं कहलाता। इसे सरल भाषा में समझिए। एक फुल यील्ड टेस्ट में परमाणु बम के अंदर न्यूक्लियर फिजन विखंडन का एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जो बेकाबू होकर उस मशरूम क्लाउड यानी महाविनाश को जन्म देता है। CTBT इसी चेन रिएक्शन को रोकता है। लेकिन सब क्रिटिकल टेस्ट में वैज्ञानिक बम के न्यूक्लियर मटेरियल जैसे प्लूटोनियम को लेते हैं और उसे केमिकल विस्फोटकों से दबाते हैं, लेकिन इतना नहीं कि चेन रिएक्शन शुरू हो जाए। ये धमाका एक असली परमाणु बम के ट्रिगर होने के 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से पहले ही रोक दिया जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक बंदूक का ट्रिगर और उसकी बैरल को टेस्ट कर लें, लेकिन गोली न चलाएं। आपको पता चल जाता है कि बंदूक काम कर रही है, लेकिन आवाज किसी को नहीं आती। ये जीरो यील्ड टेस्ट होते हैं, इसलिए तकनीकी रूप से CTBT का उल्लंघन नहीं माने जाते। रूस अपने नोवाया जेमल्या टेस्ट साइट पर और चीन अपने लोपनूर टेस्ट साइट पर यही खेल खेल रहा है। अमेरिकी सैटेलाइट्स ने 2024 और 2025 में इन दोनों जगहों पर हाई लेवल एक्टिविटी पकड़ी है। ये देश इन डिजिटल धमाकों से मिले डेटा को अपने सुपर कंप्यूटरों में फीड करते हैं और 21वीं सदी के नए ज्यादा घातक और छोटे परमाणु हथियार डिजाइन कर रहे हैं, वो भी बिना दुनिया की नजर में आए। यही वो धोखा है जिसने ट्रंप को भड़का दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर तुम डिजिटल टेस्ट करोगे तो हम असली टेस्ट करेंगे। जैसे ही ट्रंप ने नेवादा में असली धमाके करने का ऐलान किया, बीजिंग और मॉस्को में मानो भूकंप आ गया। सबसे तीखी प्रतिक्रिया बीजिंग से आई। चीन के विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। चीनी प्रवक्ता ने गुस्से से तमतमाए चेहरे के साथ वॉशिंगटन को गैर जिम्मेदार और खतरनाक करार दिया। चीन ने अमेरिका को CTBT संधि की याद दिलाई और दुनिया के सामने खुद को शांति दूत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा कि ये कदम परमाणु होड़ का एक नया और खतरनाक दौर शुरू कर देगा। लेकिन दुनिया चीन के इस पाखंड को जानती है। एक तरफ वो CTBT की दुहाई दे रहा था और दूसरी तरफ लोपनूर में उसके सब क्रिटिकल परीक्षणों की खबरें पूरी दुनिया में थीं। चीन की ये बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका का ये कदम सीधे सीधे उसकी बढ़ती महाशक्ति बनने की हसरत पर सीधा हमला है। लेकिन अगर चीन का जवाब कूटनीतिक और धमकी भरा था, तो रूस का जवाब फौलादी और दो टूक था। मॉस्को में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बिना लाग लपेट के कहा, हमने परमाणु परीक्षण नहीं किए हैं, लेकिन अगर अमेरिकियों ने उस लाल रेखा को पार किया तो हम भी वैसा ही जवाब देंगे। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी,
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ही दिन पहले 28 अक्टूबर को अपनी एक फाइनल हो चुकी न्यूक्लियर वॉरहेड की डिजाइन का अनावरण किया था। अब रूसी सेना ने खुले तौर पर संकेत दिए हैं कि वो अपने नोवाया जेमल्या रेंज को फिर से सक्रिय कर सकते हैं। ये वही आर्कटिक का बर्फीला रेगिस्तान है जहां सोवियत संघ ने 1961 में दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम झार बॉम्बा का परीक्षण करके पूरी धरती को हिला दिया था। रूस अब इन परीक्षणों की आड़ में अपनी सबसे घातक मिसाइल RS-28 सरमत ICBM के नए और ज्यादा खतरनाक वॉरहेड्स को वैलिडेट कर सकता है। ये एक ऐसी सिटी बस्टिंग मिसाइल है जिसे नाटो शैतान 2 कहता है और जो एक साथ एक दर्जन शहरों को नक्शे से मिटा सकती है। इस पूरी महाभारत में जहां 3 महाशक्तियां अपने अपने परमाणु पासे फेंक रही हैं, वहीं एक देश है जो खामोशी से सब कुछ देख रहा है, लेकिन जिसके अगले कदम पर दुनिया की तकदीर टिकी है, और वो है भारत। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1974 में चलना होगा, जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये गरीब देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, वो भी ये ताकत हासिल कर सकता है। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण कहा, लेकिन दुनिया ने इसे माना नहीं। इसी परीक्षण के जवाब में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मिलकर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG बनाया, जिसका एकमात्र मकसद भारत को परमाणु टेक्नोलॉजी से पूरी तरह काट देना था। भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद 24 साल तक भारत ने खामोशी ओढ़े रखी, लेकिन पर्दे के पीछे तैयारी चलती रही। फिर आया 1998 का वो ऐतिहासिक साल। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दुनिया को फिर से चौंकाने का फैसला किया। ऑपरेशन शक्ति के नाम से एक टॉप सीक्रेट मिशन लॉन्च हुआ। अमेरिकी CIA के जासूसी सैटेलाइट्स को धोखा देने के लिए भारतीय वैज्ञानिक आर्मी की वर्दी में पोखरण पहुंचे। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने एक के बाद एक 5 परमाणु धमाके किए। इसमें एक फिजन डिवाइस, एक लो यील्ड डिवाइस और 3 सब किलोटन डिवाइस शामिल थे। लेकिन इन सब का बाप था शक्ति 1, भारत का पहला थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस यानी हाइड्रोजन बम। इन धमाकों ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। दुनिया फिर से चौंकी, हम पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगे, लेकिन इस बार भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी के भरोसे नहीं बैठेगा। इसी परीक्षण के बाद भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल न करने की नीति और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस यानी विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध की नीति की घोषणा की। तो सवाल उठता है कि जब 1998 में हमने ये सब कर लिया, तो अब 2025 में पोखरण 3 की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसका जवाब 1998 के उसी थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट के सबसे बड़े राज में छिपा है। ये वो विवाद है जिसे फिजल कंट्रोवर्सी कहते हैं। 1998 में भारत ने दावा किया कि हमारे हाइड्रोजन बम शक्ति 1 ने 45 किलोटन की ताकत यील्ड पैदा की, जो एक बड़ी सफलता थी। इस दावे का समर्थन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम ने किया। लेकिन कुछ ही समय बाद उसी टेस्ट से जुड़े एक और सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर के संथानम ने 2009 में यह कहकर भूचाल ला दिया कि यह टेस्ट सफल नहीं था, बल्कि फिजल हो गया था, यानी उम्मीद के मुताबिक नहीं फटा। उन्होंने दावा किया कि यील्ड 45 किलोटन नहीं, बल्कि सिर्फ 20 किलोटन थी, जो एक हाइड्रोजन बम के लिहाज से काफी कम थी। मतलब भारत के पास एक प्रूव्ड यानी सिद्ध किया हुआ थर्मोन्यूक्लियर डिजाइन नहीं है। ये एक ऐसी बहस है जो आज तक जारी है। रक्षा विशेषज्ञों का एक बड़ा तबका मानता है कि भारत को 200 से 300 किलोटन के एक बड़े थर्मोन्यूक्लियर बम की जरूरत है, जो बीजिंग जैसे बड़े और मजबूत शहरों को भी निशाना बना सके। और ऐसी ताकत को आप सिर्फ कंप्यूटर में नहीं बना सकते, उसे जमीन पर टेस्ट करके वैलिडेट करना ही पड़ता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच जैसे दिग्गज साफ कहते हैं कि अब भारत को हाँ कह देना चाहिए। ये परीक्षण भारत को वो अमूल्य डेटा देगा जिससे वो अपनी मिसाइलों, खासकर अग्नि 6 के लिए MIRV वॉरहेड्स बना पाएगा। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, एक ऐसी तकनीक जिसमें एक ही मिसाइल में 10 से 12 छोटे परमाणु बम होते हैं, जो अलग अलग शहरों पर गिर सकते हैं। इन छोटे बमों को बनाने के लिए भी टेस्टिंग की जरूरत है। ये नए भारत की वो दहाड़ होगी जो बीजिंग में हामी और दूसरी जगहों पर बन रहे मिसाइल साइलों तक साफ साफ पहुंचेगी। तो आखिर ये क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और न्यूक्लियर ट्राइड है क्या?
जिसके लिए ये सारी बहस हो रही है? क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का मतलब है कि हमारे पास इतने कम लेकिन इतने विश्वसनीय हथियार हों कि दुश्मन हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। और ये विश्वसनीयता आती है न्यूक्लियर ट्राइड यानी परमाणु त्रिभुज से। इसका मतलब है कि भारत 3 अलग अलग जगहों से परमाणु हमला कर सकता है। पहला, जमीन से। इसके लिए हमारे पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक। खास तौर पर अग्नि 5, जिसकी मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर तक है और जिसे चाइना किलर कहा जाता है। ये कैनिस्टर लॉन्च्ड है, मतलब इसे ट्रक से कहीं भी ले जाकर 5 मिनट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। इसे पकड़ना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन है। दूसरा, हवा से। हमारे लड़ाकू विमान जैसे राफेल, सुखोई 30 AMKI और मिराज 2000 परमाणु बम ले जाकर गिरा सकते हैं। ये किसी भी टकराव में फर्स्ट रिस्पॉन्स के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आ सकते हैं। और तीसरा, जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, पानी के नीचे से। ये है भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की गारंटी। हमारे पास INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी परमाणु पनडुब्बियां हैं। ये साइलेंट हंटर्स यानी खामोश शिकारी हैं, जो महीनों तक समंदर की गहराइयों में छिपे रह सकते हैं। सेकंड स्ट्राइक का मतलब समझिए, अगर चीन या पाकिस्तान हम पर पहला हमला करके हमारे सारे जमीनी ठिकाने और एयरबेस तबाह भी कर दें, तब भी समंदर में छिपी हमारी ये पनडुब्बी बचेगी और प्रतिशोध का वो हमला करेगी जो दुश्मन को पूरी तरह नक्शे से मिटा देगा। इन पनडुब्बियों पर K-15 750 किलोमीटर रेंज और K-4 3500 किलोमीटर रेंज जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं। यही ट्राइड भारत को अजेय बनाता है। लेकिन इस ट्राइड को क्रेडिबल यानी विश्वसनीय बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इन मिसाइलों और पनडुब्बियों पर लगे वॉरहेड्स आधुनिक, हल्के और टेस्टेड हों। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो उतना ही वजनदार है और जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रणनीतिक विश्लेषक हैप्पी मोन जैकब जैसे एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि पोखरण 3 का कदम मूर्खतापूर्ण हो सकता है। उनका कहना है कि भारत की खामोशी हमारा स्वैच्छिक रोक हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी कूटनीतिक संपत्ति है। इसी खामोशी और जिम्मेदार व्यवहार के दम पर भारत ने 1998 के प्रतिबंधों के बावजूद 2008 में अमेरिका के साथ वो ऐतिहासिक 123 सिविल न्यूक्लियर डील हासिल की थी। ये वही डील थी जिसने भारत पर लगे 34 साल के परमाणु अछूत के टैग को हटाया और हमारे लिए दुनिया भर से यूरेनियम और परमाणु ईंधन के दरवाजे खोले। आज हमारे दर्जनों परमाणु बिजली घर इसी ईंधन पर चल रहे हैं। इसी जिम्मेदार छवि के दम पर भारत आज NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता का सबसे बड़ा दावेदार बना हुआ है। अगर भारत ने आज एक भी परीक्षण किया तो ये सारे कूटनीतिक एसेट एक झटके में लायबिलिटी बन जाएंगे। भारत पर फिर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वो तलवार लटक सकती है जो 1998 में लटकी थी। हमारे परमाणु बिजली घरों के लिए ईंधन का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है, जो भारत की 2047 तक विकसित भारत बनने की राह में रोड़ा अटका देगा। और सबसे बढ़कर ये दक्षिण एशिया में हथियारों की एक ऐसी अंतहीन दौड़ शुरू कर देगा जिसे कोई नहीं जीत पाएगा। पाकिस्तान, जो पहले ही मौके की तलाश में है, उसे चगाई में 8वां, 9वां और 10वां धमाका करने का खुला बहाना मिल जाएगा। ये वही विश्लेषक हैं जो मानते हैं कि भारत के सुपर कंप्यूटर जैसे परम सिद्धि AI और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सिमुलेशन अब इतने काबिल हो चुके हैं कि वो बिना असली धमाका किए ही अग्नि सीरीज की मिसाइलों के लिए सटीक और शक्तिशाली वॉरहेड डिजाइन कर सकते हैं। तो ये एक धर्म संकट है, आत्मनिर्भरता और ताकत के प्रदर्शन के बीच या विश्वामित्र और जिम्मेदार शक्ति बने रहने के बीच। तो ये 2025 के भारत के सामने का धर्म संकट है। ट्रंप ने उस खेल के नियम बदल दिए हैं जिसे दुनिया 33 सालों से खेल रही थी। रूस और चीन सब क्रिटिकल टेस्ट के जरिए अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। अमेरिका फुल यील्ड टेस्ट के जरिए अपनी बादशाहत वापस पाना चाहता है। इस ग्रेट पावर राइवलरी के बीच भारत कहां खड़ा है? हमारी नो फर्स्ट यूज की नीति पर दबाव बढ़ रहा है। 1998 का थर्मोन्यूक्लियर डिजाइन सवालों के घेरे में है और एग्नि 6 के AMIRV वॉरहेड्स वैलिडेशन का इंतजार कर रहे हैं। भारत को एक फैसला लेना होगा। क्या हम दुनिया की परवाह किए बिना पोखरण 3 को अंजाम देकर अपनी ताकत का लोहा मनवाएं, या फिर कूटनीति और डिजिटल टेस्टिंग के रास्ते पर चलकर ही अपनी ट्राइड को मजबूत करें?
ये 2025 का नया भारत है। ये वो भारत है जो जानता है कि कब खामोश रहना है और कब ब्रह्मास्त्र उठाना है। भारत का फैसला जो भी हो, एक बात तय है, ये फैसला दुनिया की नई जियोपॉलिटिकल सच्चाई को लिखेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को पोखरण 3 करके दुनिया को अपनी असली ताकत दिखानी चाहिए, या फिर कूटनीति के रास्ते पर चलकर ही चीन को मात देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे उस साइलेंट वॉर का जो हिंद महासागर की गहराइयों में भारत, चीन और अमेरिका की पनडुब्बियों के बीच हर रोज लड़ी जा रही है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।